ईश्वर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएम टुडे न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जयंती पर विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। बाबूलाल गौर का राजनीतिक और सामाजिक जीवन जनसेवा, संगठन के प्रति समर्पण और विकास उन्मुखी सोच के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। संगठन को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुलभ और व्यापक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बड़ा कदम उठाया गया। मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। योजना की शुरुआत जुलाई माह में इंदौर संभाग से होगी, जहां उप नगरीय, इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश को 7 क्षेत्रों में विभाजित कर चरणबद्ध तरीके से 1164 मार्गों पर 5206 बसों का संचालन किया जाएगा। इंदौर से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए भी बस सेवाएं प्रारंभ होंगी। इसके साथ ही इंदौर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी जुलाई से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बंद करने का काम किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार आधुनिक सड़क नेटवर्क के साथ मजबूत और सुविधाजनक राज्य परिवहन व्यवस्था विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जन सुविधाओं के विस्तार और प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ये सही है कि गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ऐसे में ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से गांवों और शहरों के बीच बेहतर और सुलभ कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। आधुनिक बस सेवाओं के संचालन से आम नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा। योजना से शिक्षा, रोजगार, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, जिससे जनजीवन अधिक सुगम बनेगा। साथ ही परिवहन नेटवर्क के विस्तार से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी। ये योजना विकास और जन सुविधा का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।
बेहतर लोक परिवहन सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि प्रदेश के विकास और जनजीवन को गति देने का मजबूत माध्यम है। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार जल्द शुरू करने जा रही है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही नागरिकों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। योजना को 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रदेश के 7 प्रमुख क्षेत्रों में 1164 नए मार्ग विकसित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 5206 बसों का संचालन होगा। अगले 2 वर्षों में इस योजना का चरणबद्ध विस्तार भी किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी सुरक्षित और नियमित परिवहन सुविधा पहुंच सकेगी। साथ ही बेहतर निगरानी और संचालन के लिए आधुनिक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है हर नागरिक तक सुरक्षित और सुगम परिवहन पहुंचाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में समान नागरिक संहिता, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और राजस्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। इसके लिए जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं और 30 जुलाई तक सुझाव प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत 48.29 लाख संपत्तियों को वैध मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन के साथ उड़द और मूंग खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू किया गया है। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और पशुपालकों के लिए गौ रस मोबाइल ऐप लॉन्च करने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा और कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सिली हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। उसमें महत्वपूर्ण था कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और संभवतः 30 जुलाई तक इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री के 12 वर्ष एक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि चुने हुए प्रधानमंत्री की 3 बार की लगातार सरकार बना करके प्रधानमंत्री काल में रहना, यह देश के अंदर गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं और उनके कार्यकाल में देश ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त करा है। और उसी के साथ में जो गरीब कल्याण सबसे बड़ा मुद्दा होता है, उसमें गरीबी रेखा के स्तर में भारी गिरावट भारत के अंदर आई है। विकास के कई मॉडल्स, विकास के गाथा, भारत की गौरव गाथा, भारत का राजनीतिक प्रभाव बढ़ना, ये सारी बातें अलग है, परंतु जो गरीब कल्याण, आम जन हिताय के जितने कार्य इस 12 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने करे हैं, मेरे ख्याल से पिछले 75 सालों के अंदर देश में नहीं हो पाए हैं। ऐसे कई इसमें कार्यक्रम हैं जो अगले समय में 5 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी व सरकार के माध्यम से भी कई संकल्पों के साथ में सेवा अभियानों को हम एक गति देंगे, जिससे आम जन को लाभ भी मिले और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां भी मालूम पड़े। इसी के साथ मध्य प्रदेश में एक किसान वर्ष हम मना रहे हैं और इस किसान वर्ष में इस वर्ष गेहूं का उपार्जन 1,04,00,000 टन के करीब हुआ है, जिसमें 13,42,000 से ज़्यादा
किसानों से गेहूं का उपार्जन किया गया है, जो देश में प्रथम है और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक हुआ है। पिछले वर्ष 78 लाख टन का इसका टारगेट रखा था, उसकी जगह पर 104 लाख टन 1 करोड़ 4 लाख टन का उपार्जन किया गया है और करीब 25,000 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। यह एक व्यवस्थित मैनेजमेंट या प्रबंध का एक अच्छा उदाहरण भी पेश हुआ है और इससे और खास करके लघु व सीमांत किसानों का सर्वाधिक उपार्जन इस बार सुनिश्चित हुआ है। गेहूं उपार्जन में 10 वर्षों का सर्वाधिक ये है। कोविड में थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए थे, परंतु इसका पूरा उपार्जन हुआ है और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश लघु व सीमांत किसानों के अंदर नंबर 2 के ऊपर आ रहा है। मूंग व उड़द का रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया गया है और उसका सही समय पर उपार्जन प्रारंभ कर दिया जाएगा। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जो भोपाल में स्थित है, उसके रोजगार के लिए 3 रोजगार चयन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 3 बच्चों को हंगरी में रोजगार उनको अवसर मिला है और वे हंगरी में जाकर के अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और स्थानीय स्तर पर तो नियमित रूप से वहाँ रोजगार का कार्य चल रहा है। तो यह जो परिकल्पना थी ग्लोबल स्किल पार्क की, उसकी ओर हम अब आगे लगातार निरंतर कदम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष कृषि वर्ष के अंदर ही मध्य प्रदेश को मूल मिल्क कैपिटल बनाना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से कार्यभार लिया है, वे गोवंश और मिल्क दूध का, क्योंकि किसानों की आमदनी खेती के अलावा अन्य उपक्रमों से बढ़ाना यह सबसे महत्वपूर्ण है और मिल्क कैपिटल बढ़ाने में बड़ी अच्छी उपलब्धि हुई है। जहाँ पर 9-9.5 लाख लीटर प्रतिदिन किलोग्राम दूध प्रतिदिन का औसत था, अभी वह 11 लाख किलोग्राम से ज़्यादा हो चुका है। तो करीब 10% की वृद्धि दूध के कलेक्शन के अंदर सहकारिता के माध्यम से हुई है और मुझे लगता है कि यह जो मिल्क कैपिटल बनाने का जो एक संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसकी ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और लगातार इसमें निरंतर वृद्धि होगी और किसानों को खेती के साथ में अन्य आमदनी के जरिए भी उनके बढ़ते जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा संरचनाओं के अंदर कार्य हुआ है और करीब 6,330 करोड़ रुपए की राशि इसके अंदर खर्च की गई है और यह जल गंगा संवर्धन में देश के अंदर मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप को चालू किया गया है, गोरस मोबाइल ऐप, जिसमें पशुओं के आहार के संबंध में कोई भी जानकारी अगर चाहिए कि पशुओं का आहार कौन से समय पर कौन सा दिया जाए, तो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी पशुपालक अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए व दूध की उत्पादन बढ़ाने के लिए इस ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकता है। लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और आय बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक करना है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। लखपति दीदी योजना न सिर्फ महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है, बल्कि हर घर में समृद्धि, आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की नई कहानी भी लिख रही है। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन तक, गैस से लेकर पेट्रोल रिफिलिंग तक, सब क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? कैफे से लेकर मार्केट तक का टारगेट पूरा करने में अव्वल अचार, पापड़ और तमाम अन्य छोटे छोटे उद्योगों के बलबूते पर कितनी बड़ी संख्या है। वर्तमान में 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की बहनें आपकी एक साथ एकजुटता के बलबूते पर
इस प्रकार से काम कर रही है, और उसमें भी आर्थिक रूप से सशक्त होने वाली श्रेणी भी 12 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदियां हो गई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में लखपति दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में समृद्धि की नई कहानी लिख रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी सालाना आय को कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अगले 2 वर्षों में 16,41,000 परिवारों से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा समय में 12,49,000 महिलाएं इस श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। महिलाओं को खेती, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यवसायों से जोड़ा जा रहा है। सब्जी उत्पादन, मसाला खेती और फलदार पौधों के जरिए आय के नए स्रोत तैयार किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस और ड्रोन स्प्रे से महिलाएं न केवल उत्पादन बढ़ा रही हैं, बल्कि अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रही हैं। ड्रोन दीदी और पशु सखी जैसी पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत बना रही हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। साथ ही पारंपरिक उत्पाद जैसे हैंडलूम, टेराकोटा, जरी जरदोजी और स्थानीय अनाज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्व सहायता समूह एक मजबूत आधार बनकर उभरे हैं। प्रदेश में लगभग 5 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़कर करीब 59 लाख परिवार आजीविका से सशक्त हो रहे हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि ग्रामीण महिलाओं की आय में लगातार वृद्धि हो रही है और वे आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाओं की समृद्धि के साथ यह योजना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग द्वारा संचालित पेयजल योजनाओं, ग्रामीण जल आपूर्ति व्यवस्था और आगामी परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और सतत निगरानी पर विशेष जोर दिया। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत उइके सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भोपाल के भारत भवन में आयोजित सदा नीरा जल गंगा संवर्धन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संरक्षण को प्रदेश के विकास और भविष्य की आवश्यकता से जोड़ते हुए जनभागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 3.5 लाख कुएं, बावड़ियां, तालाब, पोखर और अन्य जल संरचनाओं के पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है। उन्होंने केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताया। कार्यक्रम में जल संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनियों का अवलोकन, प्रकाशनों का विमोचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा, चंबल, बेतवा और ताप्ती जैसी नदियां प्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं और इनके संरक्षण से ही कृषि, पर्यावरण और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर मौजूद आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सदा नीरा नाम से एकदम आनंद आ जाता है। ये परमात्मा की कृपा है, जल ही जीवन है। जैसे तो पंच तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर, पंच महाभूतों से निर्मित ये सृष्टि, जिसके बलबूते पर हम अपने कई प्रकार के अतीत के गौरवशाली पृष्ठों से पढ़ कर के भी
हमारी संस्कृति तो बिना जल के संकल्प से कोई पूजा पाठ भी पूरा नहीं होता। और रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मनुष्य का पानी चेहरे से उतर जाए, मोती का पानी चेहरे उसके मोती से उतर जाए तो मोती किसी काम का नहीं। पानी की महत्ता तो अद्भुत है। और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। और मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो काम चल रहा है उसमें आपको बधाई देना चाहता हूं। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबके लिए भी आज के इस दौर में अत्यंत महत्व की बात भी। और ये बात भी सही है कि हमारे लिए जल को लेकर, जल संरक्षण को लेकर आदिकाल से कई प्रकार के काम चल रहे हैं। लेकिन भूगर्भ भंडारण को, उस स्रोत को पानी खींच करके पृथ्वी के ऊपर अपनी खेती और अन्य प्रकार के कामों में लेके आने का जो संतुलन, जिस पे ध्यान देना चाहिए, एक तरह से हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आपने आंकड़ा भी जुटाया है। कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज्यादा नदियां, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उसमें भी गौरवशाली पृष्ठ और महत्व का है। हमें मालूम है गंगा जी, यमुना जी हिम ग्लेशियर से आती है। गंगोत्री, यमुनोत्री हिमालय के ऊपर बर्फ पिघलती है, नदी की धारा बनती है। लेकिन हमारा और सौभाग्य है, हमारे अपने पहाड़ों पर विंध्याचल, सतपुड़ा सहित कहीं कोई हिम ग्लेशियर नहीं है। लेकिन अपने इस परमात्मा की एक अनुपम कृति है मध्य प्रदेश। जब वनों के अंदर, जंगल में जानवरों के समान अपनी जो जैव सृष्टि है, ऐसे वनांचल के अंदर जड़ों से निकलकर चट्टानों के साथ पानी की धारा को प्रवाहित करने का ये भगवान का आशीर्वाद है। जिसमें हमारी जो नदियां हैं, वो नदियों की धारा, क्या नर्मदा, क्या चंबल, क्या ताप्ती, क्या बेतवा, जिनकी धारा और उनकी जल राशि, चंबल के अंदर तो घड़ियाल इसीलिए पाए जाते हैं, उसकी शुद्धता के लिए एशिया की मानी हुई शुद्ध नदियों में से एक चंबल। ऐसी कई प्रकार की विशेषताओं के साथ हमारे लिए जल राशि का एक तरह से ये वर्तमान का दौर, परमात्मा करे ये बना रहे। और वैसे तो बड़ी जोरदार चीजें भी हैं। ये जो 5 तत्वों के अलग अलग हिस्से हैं, उसमें जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, अगर हम देखते हैं तो इनका एक प्रधान तत्व मान लो जल है। जल में चारों चीज छिपी हुई पीछे से ध्यान में नहीं आता है। अगर H2O पकड़ोगे तो ऑक्सीजन तो हमको मालूम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ठंड के दिन में अगर किसी नदी में स्नान करने जाओ तो नीचे का पानी गर्म रहता है और समुद्र में ज्वालामुखी भी फटते हैं। तो अग्नि भी है, वायु तो है ही, जल वो अपने आप में है और पृथ्वी तत्व भी उसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे लिए और केवल जल तो हमको मालूम, आकाश में भी हम सब बादलों के माध्यम से उसकी उपस्थिति देखते हैं। तो एक तत्व के अंदर चारों तत्व और ऐसे समान रूप से हर एक के साथ, ये परमात्मा की लीला है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम अपनी संस्कृति के आधार पर भी हमारे लिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसलिए समूची इस पृथ्वी के ऊपर भी कुटुंब की कल्पना के बलबूते पर हमने इस तरह से भी आज के इस कार्यक्रम को शोभायमान किया है कि हम अपने देश तक सीमित रहने वाले नहीं, हम सबको साथ जोड़ करके हम इन सारे भाव को किस रूप में देखते हैं। पृथ्वी पे हम सब मानवता के एक तरह से उस मिशन को लेके चलने वाले हैं, जिसमें हमने कहा है कि हमारे लिए इस यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इसलिए हम अलग अलग नहीं। तो आज के इस अवसर पर क्लाइमेट चेंज, जल संकट के ऐसे अलग प्रकार के अल्नीनो का सुन रहे हैं
कि उसके कारण से अब वर्षा भी खंडित होने वाली। अभी अभी मैं एक सेमिनार से थोड़ा सा उसके अंदर कुछ बात समझ करके आ रहा हूं, तो बताया गया कि अभी आप किसानों को भी तैयार कराना कि आने वाले समय में फसल अभी भी लगाए तो ज्यादा पानी की फसल पे ध्यान न दे, अगर बीज लगाए तो थोड़ा बीज बचा ले, हो सकता है वो जो लगाई वाली फसल है उस फसल के बाद दोबारा बीज की जरूरत पड़ जाए। ऐसे जब रबी की अर्थात हमको शीतकालीन समय की फसल का समय आएगा तो उसकी भी चिंता करने के लिए अभी से, इसी प्रकार से खेत बचाओ अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री कितने प्रकार से काम करते हैं।